कर्नल, ये कैसे मुमकिन है? वो लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम्हारी रिपोर्ट्स? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सर, मेरी रिपोर्ट की तस्दीक दुनिया का हर वो शख्स कर सकता है जिसने इलाका देखा है। आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि गुज़िश्ता 200 साल से किसी सयाह ने इस इलाके की तरफ आने की हिम्मत नहीं की जहाँ से हेलीकॉप्टर और फायरिंग हुई है। कर्नल कुमार का यकीन बरकरार था। जनरल चिबर ने तंजिया लहजे में दरियाफ्त किया, तो क्या तुम्हारे ख्याल में वो इंसान नहीं है? सर, बज़ाहिर तो यही लगता है। जनरल चिबर्स ने गुस्से से हाथ में पकड़ी छड़ी सामने मेज़ पर मारी और कमरे के कोने में लटके बड़े से नक्शे के सामने जा खड़ा हुआ। वो जानता था कि इसमें कर्नल कुमार का कोई कसूर नहीं। इन्हें इंडियन इंटेलिजेंस ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तानी फ़ौज के लिए इन इलाकों खुसूसन इस महाज पर पहुंचना नामुमकिन था। शदीद मौसमी अज़ाब इन्हें रास्ते में ही मार डालेगा, क्योंकि इस ख़तरनाक मौसम और माहौल का मुकाबला करने के लिए उनके पास मुनासिब लिबास मौजूद ही नहीं है। और इतनी ऊंचाई पर तो किसी जी होश का मुनासिब लिबास के बगैर ज़िंदा रहना ही मौज़ा हो सकता है। बहरहाल, वजह कुछ भी हो, ये तल्ख़ हकीकत अपनी जगह कायम थी कि पाकिस्तानी फ़ौज उनके मुनासिब पजीराई के लिए वहाँ पहुँच चुकी है। और आगाज़ ही में इनके हेलीकॉप्टर के बेहतरीन पायलट मेजर अमरीक सिख समेत तबाही से फ़ौज में बदली फैल सकती है। GHQ में इस मुहिम के मुखालफिन उनके ख़िलाफ़ तूफ़ान उठा सकते थे। और भी बहुत कुछ हो सकता था। इन्हें कुछ ना कुछ करना था और फ़ौरन इन्हें कुछ कर गुजरना था। जनरल चिबर जानता था अगर पाकिस्तानी फ़ौज ने यह मौज़ा कर ही दिखाया है और वो लोग चोलांगला तक पहुंच ही चुके हैं, तो मुश्किल 8-10 नौजवान की कोई रेकी या फिर इनका हरा बल दस्ता ही पहुंचा होगा। पाकिस्तानी इलाके से हेलीकॉप्टरों के ज़रिए यहाँ फ़ौज नहीं उतारी जा सकती। ना ही पाकिस्तान के पास भारत की तरह बर्दारी वाले इतने मजबूत हेलीकॉप्टर मौजूद थे। ये लोग जो कोई भी थे यकीनन पैदल ही पहुँचे होंगे और उनके अंदाजे के मुताबिक खपलू से यहाँ तक का सफ़र कम से कम 50 घंटों पर मुहित था। इसके लिए ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वो दुश्मन को सर पर अब बिठाकर आराम की नींद सो सके। ये बात तय थी कि अभी तक इन लोगों की कुमक नहीं पहुँची होगी। यह बेहतरीन मौका था कि वो अपनी बेहतरीन तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन सामान्य हरब ज़रब से लैस फ़ौज के साथ इंतहाई कलील वसाइल रखने वाली फ़ौज पाकिस्तानी दस्ते को इसके करीबन सभी नौजवान इनके अंदाजे के मुताबिक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुके होंगे और वो ख़ुद को सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए मौसमी शदायत से नंबर आज़मा हो रहे होंगे। यही एक सूरत थी भारतीय जनरलों का और जवानों का मोराल बुलंद करने की। इस तरह वो अपने हेलीकॉप्टर और बेहतरीन पायलट की मौत का बदला ले सकते थे। पाकिस्तानी की इस पोस्ट का सफाया करके ही वो अपनी नज़रों में सुरखरू हो सकते थे और सबसे बढ़कर ये कि जग हज़ाई से बच सकते थे। पाकिस्तानी बेस कैंप में ज़िम्मेदारान सर जोड़कर बैठे थे। इन्हें कैप्टन जावेद की तरफ से जवानों की हालत ज़ार की मुकम्मल रिपोर्ट्स मिल गई थी और हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद वो सब ये जान सकते थे कि भारतीय फ़ौज इन बेवसीला कमांडोज़ पर किसी भी लम्हे अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ हमलावर होगी, क्योंकि भारतीयों के लिए यह हज़ीमत नाकाबिल बर्दाश्त है। और यूँ भी इब्तदा ही में पाकिस्तानी फ़ौज के इस मुख्तसर दस्ते को ख़त्म करने के लिए इस इलाके में अपनी पोजीशनें कायम करने की कोशिश करेंगे। नादरन लाइट इन्फेंट्री के दो दस्ते मुकामी पोर्टरों के साथ इस तरफ भेजे जा चुके थे, जिनके साथ एक मीडियम गन भी आई थी। लेकिन इस दस्ते के जवानों की मदद आने तक कैप्टन जावेद के साथ दुश्मन कुछ भी कर गुजरता, क्योंकि अगले 1-2 घंटों में उनकी पोस्ट पर दुश्मन का हमला यकीनी था। जहाँ तक मुमकिन हो हेलीकॉप्टर के ज़रिए सामान्य जंग आगे ले जाया जाए। मैं अपने जवानों को हरगिज़ बेबसी से मरने नहीं दूंगा, जनरल साहब ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए फैसला कौन लहजे में कहा। ओके सर, ऐसा ही होगा, आर्मी एविएशन के कर्नल साहब ने बड़ी एतमाद से जवाब दिया। पोजीशन क्या है? अगला सवाल उन्होंने ब्रिगेडियर साहब की तरफ देखते हुए कहा। सर, नादरन लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी रिज़र्व में है। हमने 3-3 घंटे के फ़र्क से 10-10 जवानों का ग्रुप भेजने की हिकमत अमली अपनाई है। मकामी पोर्टर्स बहुत ताउन कर रहे हैं। अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह 30-40 घंटों तक हम 10-8 गने आगे तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब ने रिपोर्ट पेश की। ओके, वेल डन, डटे रहो, हेडक्वार्टर को अलर्ट रखो, जवानों को किसी भी तरह कोई कमी का एहसास ना होने देना। यह कहकर जनरल साहब एविएशन के कर्नल की तरफ मुतवज्जा हुए। हमारे 3 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं सर। इस महाज के लिए फ़िलहाल यही 3 मौजूद हैं। 3 और हेलीकॉप्टर बाकी दोनों सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। मौसम कैसा भी हो, मैं अगले 10 मिनट में ज़रूरी सामान के साथ प्रवास कर रहा हूँ। कर्नल साहब ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो।
जनरल साहब ने इनकी तरफ देखकर कहा और ख़ुद नक्शे के मुख्तलिफ निशान ज़दा जगहों पर उंगली के इशारे से अपने अफसरान को हिदायत देते रहे। 10 मिनट बाद कर्नल साहब एक एमुनेशन और ज़रूरी सामान ज़िंदगी के साथ अपने एलिवेट 3 में प्रवास कर चुके थे। उन्होंने अहद कर लिया था कि जिस तरह भी मुमकिन हो कैप्टन जावेद तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इस मरहले पर इन्हें अकेला छोड़ना किसी भी फ़ौजी की गैरत ईमानी के ख़िलाफ़ था। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे जब हवलदार लहर अस्ब खान ने कैप्टन जावेद को इशारे से अपने नज़दीक आने के लिए कहा, क्योंकि उनकी अपनी पोस्ट की सिमत आने वाले रास्ते पर कुछ मुश्तबा नकलो हरकत महसूस की थी। इस वक्त वो आँखों से दूरबीन लगाए ड्यूटी दे रहा था। सर, इधर, इस तरफ। उसने कैप्टन जावेद के नज़दीक आने पर उसे हाथ की उंगली से एक सिमत इशारा करते हुए बताया। सूरज की ग्लेशियर पर पड़ने वाली चकाचौंध रोशनी के अकब में कैप्टन जावेद को जंगी तरतीब से कुछ आगे बढ़ते हुए सफ़ेद पोश दिखाई दी। उसने अंदाज़ा लगा लिया ये भारतीय फ़ौजी हैं जिन्होंने जदीद जंगी सरमाई वर्दियाँ पहन रखी हैं, क्योंकि इन पर फ़िज़ाई हमला मुमकिन नहीं रहा था और दुश्मन ने समझ लिया था कि पाकिस्तानियों ने ऐसी पोजीशन ले रखी है जहां से वो हेलीकॉप्टर का मौसर फायर इन पर नहीं गिरा सकते थे, इसलिए इन पर ज़मीनी हमले का प्रोग्राम बनाया गया था। कैप्टन जावेद को अगले ही लम्हे दुश्मन की सारी हिकमत अमली का इदराक हो गया था। उसने अंदाज़ा कर लिया था कि बहुत जल्द इन पर तोपखाने का फायर गिराया जाएगा, जिसके बाद ही दुश्मन इन पर हमलावर होगा। दूसरे ही लम्हे वो अपने ज़ख्मी और नौजवान बीमारों में मौजूद था। उसने जवानों के दरमियान सामान तकसीम करके इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया। 3 मुख्तलिफ सिमतों में इस तरह बर्फीली चोटियों की आड़ में छुपा दिया कि दुश्मन की गोलाबारी से वो काफ़ी हद तक महफूज हो गए थे। तीनों शदीद ज़ख्मी और बीमार जवानों को इसने अलग अलग रखा था ताकि इनके साथी उनका ख्याल रख सकें। दुश्मन हमले के लिए आगे बढ़ रहा है, शायद वो पहले हम पर तोपखाने का फायर गिराएगा। इस यकीन के बाद कि बाकी मुज़ाहमत नहीं रही, या फिर ये समझ कर कि अब वो आसानी से हम पर काबू पा सकता है, हम पर हमलावर होगा। साथियों, आजमाइश की घड़ी आ गई है। हमें आज की आजमाइश के लिए ही पाकिस्तान आर्मी ने तैयार किया था। आज हमें साबित करना है कि हम जीते जी नाकाबिले तस्खीर हैं। इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद हमारा अज़्म ही फातेह होगा। अपने आप को अपने असले समेत बर्फीली चट्टानों में छुपा लो और अपने सर टांगों में देकर दुश्मन की गोलाबारी का सामना करो। इस वक्त जब तक कि वो अपना सारा गोला बारूद फूंक कर मुतमईन ना हो जाए, अल्लाह की मदद पर हमारा ईमान है। लेकिन हमारा ये भी यकीन है कि जल्द या बदेर हमारे लिए कुमत पहुंच जाएगी। मेरे शेरों, तुम्हें साबित करना है कि तुम पाक आर्मी के कमांडोज़ हो। पोजीशन ले लो। अल्लाह अकबर। मौसमी शदायत का शिकार लेकिन किसी भी जारियत के लिए सद सिकंदरी बन जाने वाले कमांडोज़ ने नारे तकबीर बुलंद किया और अपनी सारी तवानाइयाँ मुज्तमा करके अपनी अपनी पोजीशन पर चले गए। कैप्टन जावेद खुद खुर्दबीन संभाल कर दुश्मन पर नज़र जमा कर बैठ गया। नाइक रहमान ने वायरलेस सेट ऑन कर रखा था और कैप्टन जावेद ने बेस कैम्प को अपने खदशात और दुश्मनों के अज़ाइम से आगाह कर दिया था। बेस कैम्प में इत्तला पहुंचते ही बेचैनी फैल गई थी। ब्रिगेडियर साहब बेकरारी से इस छोटे से छप्परनुमा कमरे का चक्कर काट रहे थे जहां उन्होंने अपना आरसी हेडक्वार्टर कायम किया था। उन्होंने लाइट इन्फेंट्री के जवानों को, जिन्हें कैप्टन जावेद के ताक़ुब में रवाना किया गया था, फ़ौरन पोस्ट पर राब्ता कायम रखने और जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचने का हुक्म दिया और ख़ुद मुसलसल कैप्टन जावेद से राब्ते में थे। कैप्टन जावेद की तवक्कात के मुताबिक अगले 6 मिनट बाद इन पर फायरिंग शुरू हो गई थी। दुश्मन इनके शमाल में पहले से कायम करदा अपनी ओपी पोस्ट से इन पर फायरिंग करवा रहा था। विसल की तेज़ आवाज़ के साथ ही भारतीय हाउटर्स से छूटने वाले गोले इनके सरों पर फट रहे थे। जावेद, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? ब्रिगेडियर साहब ने सेट पर गोलाबारी की आवाज़ सुनकर तड़प कर पूछा। सर, दुश्मन एयर बस्ट फायर कर रहा है, कैप्टन जावेद ने रिपोर्ट पेश की। डैम इट! ब्रिगेडियर साहब गुस्से और बेबसी से बेसाख्ता चिल्ला उठे। अपने जवानों का मोराल बढ़ाए रखो। आई एम कमिंग माय सन। उन्होंने चंद लम्हों में इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया था। सर प्लीज़, अभी हम जिंदा हैं। कैप्टन जावेद कहता ही रह गया, लेकिन राब्ता मुनक़ता हो चुका था। ब्रिगेडियर साहब के लिए इन हालात में बेस कैम्प में बैठना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उन्होंने ख़ुद परवाज़ करके उनके पास पहुंचने का फ़ैसला किया था। वो हालात इनमें एक लम्हे के लिए भी अपने जवानों को कम मायगी का एहसास नहीं होने देना चाहते थे। दूसरे ही लम्हे उन्होंने आर्मी एविएशन के कैप्टन आरिफ को तलब किया। अपनी गनें लोड करो, हम अगले 10 मिनट में प्रवास करने वाले हैं। उन्होंने कैप्टन आरिफ से कहा। यस सर। कैप्टन आरिफ ये सुनकर भागता हुआ बाहर चला गया।
उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दलेर ब्रिगेडियर नहीं देखा था, महज इस इत्तला पर कि अकेला ही अपने जवानों की मदद के लिए खड़ा हुआ था कि दुश्मन ने इन पर हमला कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब ने अपने हेडक्वार्टर को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। जनरल साहब ने इन्हें मना करना चाहा, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर ना चाहते हुए भी इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उसके साथ ही कमांडोज़ की एक कंपनी कर्नल साहब की कमान में चोलांगला की तरफ रवाना हो गई। इनके हर जवान ने अपनी मामूल से 10 गुना ज़्यादा वज़न उठा रखा था। कैप्टन जावेद की तरफ जाने वाली कुमक को जब इत्तला मिली कि ब्रिगेडियर साहब खुद इसकी तरफ परवास कर चुके हैं और कैप्टन जावेद की पोस्ट पर दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो उनका खून खोल उठा। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर अपने साथियों की मदद को पहुंच जाएं, और यहाँ एक मखसूस रफ्तार से ज़्यादा पर सफ़र करना खुद को ज़बरदस्ती मौत के मुँह में धकेलने के मुतरादिफ था। इन रस्तों पर उठने वाला एक भी गलत कदम किसी भी नौजवान को हज़ारों फीट बर्फीली गहरी कवर में दफन कर सकता था। इस मरहले पर मुकामी पोर्टर्स ने ज़बरदस्त हिम्मत का मुजाहरा किया, गोया कि इनके रास्ता इनके लिए अजनबी था, लेकिन ऐसे रास्तों पर वो एक अरसे से सफ़र करते आ रहे थे। उन्होंने कैप्टन जावेद और उसके साथियों के बनाए हुए रास्ते को खोया नहीं था और अपनी कामयाबी से इसी पर चलते जा रहे थे।